बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि कल से रोटी 16 रुपए की होगी। अवामी वज़ीर आला, शाही वज़ीर आला में ये फ़र्क होता है। नाजरीन, आप रोटी लेने जाएं, 16 रुपए आपके पास हैं, जिसके पास हैं वो हाथ खड़ा करे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री फराहम की जाएगी। जिन सार्फिन को मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इक़्तिदार में आने के बाद इनके चाचा जी वज़ीर आज़म हैं, उसके बाद जिन सार्फिन को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, वो भी ऐसे हाथ खड़ा करें। 16 रुपए की रोटी, 15 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, बल्कि 15 रुपए भी आपके पास 5 रुपए का सिक्का नहीं होता। 5 रुपए का सिक्का तो चल रहा है, लेकिन 1 रुपया आप कहाँ से लाएंगे? या तो फिर 80 रुपए की आप 5 रोटियां ले लें, 80 रुपए दे दें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके जो साथी हैं, थोड़ा सा अकल को हाथ मारें, थोड़ा सा अकल से काम लें। बताएं 16 रुपए कहाँ से होंगे? कैसे कोई बंदा 16 रुपए दे के एक रोटी ख़रीद सकता है? ये फ़र्क होता है अवामी वज़ीर आला में और शाही वज़ीर आला में, जिन्होंने कभी रोटी ख़रीदी नहीं है। 20 रुपए की रोटी है, 10 रुपए की रोटी हो, 20 रुपए की रोटी हो, 20 रुपए का नोट है, 2 10 10 रुपए के नोट हों, 20 रुपए या 10 रुपए की रोटी हो, या फिर 20 रुपए की रोटी हो। 15 रुपए की रोटी की भी समझ आती है, लेकिन 16 रुपए, 14 रुपए, 17 रुपए, ये कैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इतना बड़ा हुक्म दे दिया गया? 15 रुपए की रोटी चलें, ठीक है, 16 रुपए, तो कैसे आप लोगों के पास 16 रुपए होंगे? किसी के पास क्या 1 रुपया होता है? आजकल तो 1 रुपया चलता ही नहीं है। दुकान वाले ना लेते हैं ना देते हैं। टाफ़ी आपको पकड़ा देंगे 2 रुपये के बदले में, 3 रुपये के बदले में। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से शाही वज़ीर आला हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि कल से रोटी 16 रुपये की होगी। देखते हैं कितने लोगों ने 16 रुपये की एक रोटी ख़रीदी है, 32 रुपये की 2 रोटियाँ ख़रीदी, 48 रुपये की 3 रोटियां खरीदी हैं, 80 रुपए की बहरहाल 5 रोटियां आपको मिल जाएंगी। ना कोई बकाए की ज़रूरत होगी, ना कोई ऊपर देने की लेने की ज़रूरत होगी। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ऐलान कर दिया गया। नान भाई अकड़ गए, औखे हो गए। उन्होंने कहा ना बीबी ना, 16 रुपए की रोटी हमें बारे में नहीं है, या तो फिर हमें आटा भी उसी रेट पर दिया जाए। कहा जा रहा है कि आटे की कीमत में भी 500 रुपए की कमी कर दी गई है। बहरहाल नान भाई अपनी जगह पर दुरुस्त हैं कि उनको आटा उस रेट पर दिया जाए कि वो रोटी 16 रुपए की बेच सकें। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा देखते हैं कि नान भाइयों का क्या करती हैं। तो बाकी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो सबसे करीबी मुलाजमाएँ तो ना कहें बल्कि वज़रा कह लें, एक तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, दूसरी उज़्मा बुखारी साहिबा हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम उज़्मा बुखारी नहीं है बल्कि मेरा नाम अज़मा बुखारी है। तो अज़मा बुखारी की तरफ से अजीम बयानात सामने आते रहे हैं। उनकी तरफ से 2 बातें की गई हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से। जैसा कि हमने रोटी की बात की कि 16 रुपए की रोटी नान भाइयों ने कहा कि हम तो नहीं देंगे, तो फिर लोग कहाँ से ख़रीदें? अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा 800 रुपए का सूट पहनती हैं, 500 रुपए का सूट पहनती हैं। एक बात दूसरी उन्होंने ये की कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो चेहरे पर सिर्फ 2 चीज़ें लगाती हैं। पहले बात कर लेते हैं उनकी तरफ से, जो कहा गया कि 800 रुपए का लॉन का सूट वो पहनती हैं। लॉन का सूट वो 800 रुपए का कहाँ से ख़रीदती हैं? जहाँ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा लॉन का सूट 800 रुपए में ख़रीदती हैं, वहीं से आप लोगों को 16 रुपए में रोटी मिलेगी। नान भाइयों ने तो इनकार कर दिया है। तो बाकी जैसा कि उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा सिर्फ चेहरे पर 2 चीज़ें लगाती हैं, वैसे हमने तो ये सुना है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मेकअप के लिए ख़वातीन भी रखी हुई हैं, और आजकल हो सकता है कि PTV वाले वही मेकअप करते हों। और दूसरा ये भी कि न्यूट्रिशन भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से रखी गई है, जिसकी तनख्वाह 8 लाख रुपए है। ये बिल्कुल मुस्तनद बात है कि जो खातून इनका ये बंदोबस्त करती है कि मैडम ने सुबह को क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, न्यूट्रिशन जो इनकी खुराक के बारे में मशवरे देती है, उसकी तनख्वाह 8 लाख रुपए है। मेकअप करने वाली या मेकअप करने वाले उनकी तनख्वाहें कितनी होंगी इस बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, लेकिन 8 लाख के बारे में बिल्कुल मुसद्दका मालूमात हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जैसा कि अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि चेहरे पर सिर्फ 2 चीज़ें लगाती हैं, बिल्कुल सच कहा, दुरुस्त कहा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब जागती हैं तो चेहरे पर 2 ही चीज़ें लगाती हैं। एक वो खुद लगाती हैं चेहरे पर पानी, सुबह वज़ू करते हुए नमाज़ पढ़ने के लिए, या सुबह मुँह धोते हुए। जब भी सुबह मुँह धोना है तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा सबसे पहले
پانی استعمال کریں گی اور اس کے بعد پھر تولیہ استعمال کریں گی، تو چہرے پر مریم نواز شریف صاحبہ نے 2 چیزیں لگا لیں، ایک پانی لگا لیا، دوسرا تولیہ لگا لیا، تو باقی سارا کو جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 یا اس سے بھی زیادہ چیزیں جو میک اپ میں استعمال ہوتی ہیں، وہ میک اپ کرنے والی یا میک اپ کرنے والوں کا کام ہے کہ کتنی لگاتے ہیں، لیکن ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ وہ صرف 2 ہی چیزیں لگاتی ہیں، پانی اور تولیہ، باقی دوسروں کی ذمہ داری ہے جن کو اتنی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں یا چھوٹی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ دوسری بات ہم کر لیتے ہیں عدیل راجہ صاحب کی۔ عدیل راجہ صاحب کو 10,000 پاؤنڈ جرمانہ کر دیا گیا انگلینڈ کی عدالت نے، برطانیہ کی عدالت کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے برگیڈیئر راشد نصیر پر کچھ الزامات لگائے تھے۔ ایک تو عمران خان کی طرف سے جب تازہ ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، وہ بڑے شدید غصے میں تھے، ان کی طرف سے میجر جنرل جو ISI کے ہیں ان کو ڈرٹی ہیری کہا گیا تھا، میجر جنرل فیصل نصیر کو، اور عمران خان کی طرف سے ہی مسٹر ایکس کسی برگیڈیئر کو کہا گیا، تو ان لوگوں کی طرف سے وہ برگیڈیئر راشد نصیر تھے، یہ میجر جنرل فیصل نصیر تھے اور یہ برگیڈیئر راشد نصیر تھے، ISI کے وہ کسی بڑے شہر میں ڈائریکٹر تھے۔ تو ان دنوں جب ضمنی انتخابات ہو رہے تھے 17 جولائی 2022 کو، تو ان دنوں کہا گیا کہ مسٹر ایکس یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو خرید رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تحریک انصاف کے لیڈروں کو ہرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، وہ سرکاری مشینری کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ان دونوں افواہیں پھیلائی جا رہی تھی اور میجر عادل راجہ کی طرف سے ان پر کیچڑ اچھالا گیا۔ میجر عدیل راجہ نہ جانے ان کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے، اور ساتھ یہ بھی چیلنج دیتے رہے کہ آئیں میرے خلاف، اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو میرے خلاف مقدمہ کریں۔ اور پھر راشد نصیر کی طرف سے، برگیڈیئر کی طرف سے، جب وہ ریٹائر ہو گئے، میرا خیال ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو گیا، آج کل وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، جب وہ ریٹائر ہو گیا یا ہو سکتا ہے کہ ان دنوں وہ سروس میں ہوں، ان کی طرف سے برطانوی عدالت میں جا کے سو کر دیا گیا، کیس کر دیا گیا، تو وہاں سے میجر عادل راجہ کو اگر ان کے پاس پکے ثبوت ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ برطانوی عدالت میں کسی کو ایسے غلط سزا دے دی جائے، جرمانہ کر دیا جائے، لیکن ان کے پاس اگر ثبوت نہیں تھے، انہوں نے اگر ان کی حد کی عزت نہیں کی تھی، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میجر عادل راجہ کو کوئی جرمانہ ہو جاتا، کوئی سزا ہو جاتی، لیکن انہوں نے کچھ ایسا ضرور کیا ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہے، 10,000 پاؤنڈ ان کو سزا ہوئی ہے۔ لیکن تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ریحام خان صاحبہ کی طرف سے بھی زلفی بخاری پر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ سستے داموں روز ویلٹ ہوٹل جو امریکہ میں ہے، PA ایک ہوٹل ہے، اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی برطانوی عدالت میں جا کے کیس کیا تھا، تو ریحام خان صاحبہ کو 50,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا گیا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اپنا کیا کچھ بیچا، کیا اثاثہ بیچا، کیا انہوں نے فروخت کیا، کہ انہوں نے جرمانہ ادا کیا۔ نہ صرف جرمانہ ادا کیا بلکہ ان کی طرف سے معافی بھی مانگی گئی، اور وہ معافی ان کی طرف سے میڈیا پر مانگی گئی، باقاعدہ ان کی طرف سے ویڈیو بیان جاری کیا گیا جس میں ان کی طرف سے زلفی بخاری کا نام لے کے کہ میں نے غلط الزام لگایا تھا، ان سے معافی مانگی گئی تھی۔ 50,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوا تھا، اور جناب عادل راجہ صاحب کو جرمانہ ہوا ہے 10,000 پاؤنڈ۔ ان کو کتنا جرمانہ ہوا تھا؟ ریحام خان صاحبہ کو ان کو ہوا تھا 50,000 پاؤنڈ۔ تو بندہ پہلے ہی کوئی سوچ کے بات کر لے۔ جب آپ کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں یا کسی کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے، تو پھر جب اس کا داؤ لگتا ہے، قانون پھر وہی بات کرتا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے جو بالکل درست ہوتا ہے۔ اور برطانیہ میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ غلط فیصلہ کہیں سے کوئی لے لے۔ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہے جہاں پہ آپ جو چاہیں میاں نواز شریف کو جب چاہیں سزا دلوا دیں، جب چاہیں میاں نواز شریف کے سارے جرائم معاف کر دیں جو انہوں نے کیے ہیں یا انہوں نے نہیں کیے، اور عمران خان جیسے بندے کو آپ جیل میں ڈال دیں۔ یہ پاکستانی عدالتیں ہیں، برطانیہ میں ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہاں بھی کچھ 2 نمبری ہوتی ہو، لیکن جس طرح سے 2 نمبری ایشیائی ممالک میں ہوتی ہے ویسے وہاں پہ نہیں ہوتی۔ عادل راجہ صاحب جیسے کئی ویلاگز میں نہ صرف جنرل فیصل نصیر اور برگیڈیئر عاصم نصیر، بلکہ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، باقی فوجی افسروں کے بارے میں بھی وہ ایسا ہی حد تک امیز قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی عدالتوں میں چلے جائیں تو یقینی بات ہے کہ یورپین عدالتوں میں، برطانوی عدالتوں میں ان کی ساری جائیداد قرق ہو جائے گی۔ اور چپ ہو، ایک ویلاگ میں یہ کہہ رہے تھے آئیچاس بندے کی کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے، کوئی عزت ہوتی ہے، بولنے کا طریقہ، کوئی رویہ ہوتا ہے۔
IHS जनरल आसिम मुनीर को वो कह रहे थे जब इमरान खान की पार्टी इलेक्शन जीती है, तो अब IHS इस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इनको अपनी डिग्निटी का, अपनी इज़्ज़त का, अपनी तौकीर का, अपने वक़ार का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। गो कि ये बातें कुछ दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन बातें करते करते ये पटड़ी से भी उतर जाते हैं। इमरान खान की हमायत करने वाले बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के बाहर भी मौजूद हैं, लेकिन वो बात करते हुए इतना आगे नहीं जाते जिस तरह से ये 2-3 बंदे, वो एक मेहदी है और एक 2 और भी हैं, जितना ये आगे चले जाते हैं, इतना आगे चले जाते हैं कि पाक फ़ौज को ये बाकायदा उकसाते हैं अपनी क़यादत के ख़िलाफ़, अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में भी ऐसे बंदे ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उनका इलाज हो जाता है और इनका इलाज भी इस तरह से हो जाता है जैसे ये गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गातब अली शाह साहब हमारे पास उमूमन आते रहे, उनकी तरफ से एक पेशगोई भेजी गई है। वो कहते हैं कि ईद के बाद दाखिली हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसी कोई सूरत हाल पैदा कर देंगे, जंगी सूरत हाल जिसको कहा जाता है, जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी की तरफ से 1 नहीं 2 नहीं कई किए जा चुके हैं, तो ऐसा ही एक और भी मोदी की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जंगी हालात पैदा कर दें, और फिर पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कैसी कोशिश करेंगे? गातब अली शाह साहब की तरफ से कहा गया है कि हालात इतने ज़्यादा बगाड़ की तरफ चले जाएंगे मोदी की तरफ से, और उनको पाकिस्तान में ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा कि पाकिस्तान में एमरजेंसी लग जाएगी। कैसे एमरजेंसी लग जाएगी? एक तो ये एमरजेंसी जो अमूमन हम सुनते हैं कि वहाँ पे ऐसे हालात हैं कि एमरजेंसी लगाना पड़ गई है, लेकिन वो एमरजेंसी जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से 3 नवंबर 2007 को लगाई गई थी, एमरजेंसी प्लस, जिसमें सारी अदालतें बिल्कुल ख़त्म कर दी गई और परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के आल इन आल हो गए। तो एमरजेंसी लगाने का इख्तियार किसके पास होता है? आर्मी चीफ के पास इख्तियार होता है। तो गातब अली शाह साहब कहते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि हालात एमरजेंसी की तरफ चले जाएंगे, भारत की तरफ से जो जंगी हालात पैदा किए जाएंगे उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान में एमरजेंसी 3 नवंबर 2007 वाली लगा दी जाएगी, और फिर पाकिस्तान में झाड़ू फिरता हुआ नज़र आएगा। गातब अली शाह साहब कहते हैं कि ईद के बाद, ईद हो चुकी है, 4-5 दिन उसके ऊपर हो चुके हैं, ईद के बाद पाकिस्तान के दाखिली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान खान को 19 और 20 अप्रैल को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। और मियां नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में ये हमेशा से यही कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की किस्मत माड़ी है, उनके दिन बुरे आ चुके हैं। ये उन दिनों बात कर रहे थे जब नज़र आ रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन गातब अली शाह अपनी पेशगोइयों में मुसलसल ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। मियां नवाज शरीफ के बद से बदतर दिन शुरू हो चुके हैं। वो कहते रहे कि मियां नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल अब उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे और पाकिस्तान में एमरजेंसी लग सकती है। एमरजेंसी का मतलब ये है कि मार्शल लॉ के करीब करीब कुछ ऐसा होने वाला है। इजाज़त दीजिए और पाकिस्तान की खैर मनाइए। जैसा कि ईरान और इसराइल एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, इसराइल की तरफ से अब आगे दौड़ लगा दी गई है और ईरान उसके पीछे पीछे था, लेकिन ईरान ने उसका ज़्यादा पीछा नहीं किया। ईरान ने कहा कि बस हमने जो करना था कर लिया। इसका जवाब अगर इसराइल की तरफ से दिया गया तो उसका भी, इससे भी ठोस जवाब दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।